हेलो हाय गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रिपल ए इजी ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग विद मन थापा। तो जो है आज हम आपके सामने जो है एक नए टॉपिक में बात करेंगे, बेसिक ऑफ स्टॉक मार्केट फॉर बिगनर। अगर आप एक बिगनर हैं, बिल्कुल स्टार्टिंग लेवल से अगर आप ये जर्नी चालू कर रहे हैं, तो जो है किस तरीके से मार्केट को समझना है, क्या क्या आपको करना है, किस तरीके से करना है, मार्केट होता क्या है, तो ये सारी चीज़ों के ऊपर हम जो है एक एक करके जो हम इस टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला जो टॉपिक है वो है कि इंट्रोडक्शन टू स्टॉक मार्केट। तो स्टॉक मार्केट का एक इंट्रोडक्शन हम देंगे। ठीक है, अब जो है एक स्टॉक मार्केट जो होता क्या है? स्टॉक मार्केट जो होता है आपको रिप्रेजेंट करता है स्टॉक से और मार्केट से। स्टॉक क्या होता है? बहुत सारी कंपनीज होती हैं, उन सारी कंपनीज जो होती हैं वो अपने एक मार्केट होता है, उसमें बहुत सारी कंपनीज के नाम होते हैं और वो लिस्टेड होती हैं। तो वो वहाँ पे जो है हम उसको ट्रेड कर सकते हैं। ट्रेड मतलब हम उसको खरीद सकते हैं या उसको हम बेच सकते हैं, तो उसको हम कहते हैं मार्केट। और स्टॉक जो होते हैं वो क्या होते हैं कि जैसे रिलायंस है, HDFC है, कोटक बैंक है, ठीक है ना, ये जितने भी जो नाम है, TCS है, IBM है, ये सारी कंपनीज जो होती हैं जब ये अपनी कंपनीज को प्राइवेट लिमिटेड से लिमिटेड कर देते हैं, जैसे कि ITC लिमिटेड, रिलायंस लिमिटेड, एक होता है प्राइवेट लिमिटेड। प्राइवेट लिमिटेड क्या होता है? जिसमें जो ऑनरशिप जो रहती है वो एक इंसान के पास में रहती है, जो वो खुद रहता है। जब वो लिमिटेड हो जाती है, जैसे ITC लिमिटेड या रिलायंस लिमिटेड, तो लिमिटेड जब कंपनी हो जाती है तो वो एक शेयर मार्केट, मतलब कि एक मार्केट में जो है उस कंपनी का नाम आ जाता है, जहां से लोग, आप जैसे हम जैसे लोग, जो नॉर्मल पब्लिक जो लोग जो होते हैं वो उसको खरीद या बेच सकते हैं, उसको हम कहते हैं शेयर मार्केट। तो एक मार्केट है जहाँ पे बहुत सारी कंपनीज के शेयर्स जो हैं वो लिस्टेड हैं। वहां से हम कोई भी शेयर को हम खरीद सकते हैं और बेच सकते हैं, जो हमें लगता है कि ये कंपनी ग्रो करेगी, एक अच्छी कंपनी है, उस कंपनी को हम खरीद या बेच सकते हैं। उस कंपनी को हम कहते हैं शेयर मार्केट। अब जो है ये शेयर मार्केट जो होती है ये किस तरीके से चलती है? इसमें दो एक्सचेंजेस होती हैं। जैसे हमारे इंडिया में जो है दो एक्सचेंज, वो NSE और BSE है। किसी किसी कंट्रीज में ये दो से ज्यादा भी एक्सचेंजेस हो सकती हैं। हमारी कंट्रीज में दो ही हैं, एक NSE है और एक BSE है। NSE का मतलब है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और BSE का मतलब है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। इसी तरीके से जो है US में जो है NYSE एंड नेस्डैक करके दो जो है वो US में है। ठीक है, तो इसके बाद में जो है, देखो, आपको जब भी शेयर मार्केट में जब जाना है तो इनके लिए ट्रेडिंग अकाउंट या फिर इसके लिए जो है कौन कौन से अकाउंट चाहिए होते हैं, ये सारी चीज़ें भी हम जो है इस वीडियो में पूरी कवर करेंगे। तो हम जो है सीरीज बाय सीरीज चलते हैं। तो अभी हमने जो है एक हमने ये डिस्कस करा कि स्टॉक मार्केट होता क्या है, और दूसरा हमने ये डिस्कस करा कि जो है स्टॉक मार्केट जो होता है उसमें जो है दो तरीके से जो है हमारे इंडिया में जो है दो तरीके की एक्सचेंजेस हैं, NSE और BSE। अब इन एक्सचेंजेस का क्या काम होता है? इन एक्सचेंजेस का क्या काम होता है कि जब भी कोई कंपनी लिस्ट होती है, जब भी कोई कंपनी जो है कहती है कि मेरे को प्राइवेट लिमिटेड से लिमिटेड कंपनी बननी है, तो वो कैसे वो बनेगी? तो वो क्या चाहती है, या NSE के पास में जाएगी या BSE के पास में जाएगी, या वो दोनों कंपनीज के पास में जाएगी और वो बोलेगी कि मेरे को जो है अपनी कंपनी को एक लिस्ट करवाना है, किसमें? लिमिट में, पब्लिक लिमिटेड कंपनी बनानी है मेरे को। ठीक है, तो जब वो होता है तो उसमें क्या रहता है कि वो फिर डिसाइड करते हैं कि उस कंपनी का कितना जो है आप परसेंटेज ऑफ ओनरशिप जो है उसको छोड़ोगे। ठीक है, एक एग्जांपल मान के चलो कि अगर कोई भी कंपनी लिस्ट होती है हमारे इंडिया में, तो अगर वो नॉर्मल कंपनी है तो उसको एटलीस्ट 25% स्टेक जो होता है वो डिल्यूट करना पड़ता है। अगर वो उसका मालिकाना हक जो है 100 रुपीज की कोई कंपनी है, तो उसको जो है एटलीस्ट अपना 25%, मतलब कि 25 रुपए जो है अपनी कंपनी, अपनी जो कंपनी जो है उसको जो है अपनी पब्लिक को देना पड़ेगा। अब पब्लिक में जो है कोई भी ले सकता है इसमें। इसमें फिर HNI आ जाते हैं, HNI आ जाते हैं, इसके बाद में इसमें जो है अपने म्यूचुअल फंड्स आ जाते हैं। ठीक है, इसके बाद में रिटेल इन्वेस्टर्स आ जाते हैं, पब्लिक्स वगैरह जितने भी हैं वो आ सकते हैं। उसके बाद में जो है FII, फॉरेन इंस्टीट्यूट्स, जैसे US है, कनाडा है, बहुत सारी कंट्रीज जो होती हैं दूसरी कंट्रीज में पैसा डालते हैं, उनको हम FII कहते हैं, फॉरेन इंस्टीट्यूट इन्वेस्टर। तो FII जो है वो भी जो इस 25% में से खरीद सकते हैं। कई लोग, कई जो कंपनी होती हैं वो ऐसा करते हैं कि 25% तो मिनिमम है, कि थ्रेश होल्ड है कि BSE और NSE से कि भैया 25% तो आपको बेचनी है। ठीक है, लेकिन जो है कई जो कंपनी जो होती है वो 25% से ज़्यादा भी अपना बेच देती हैं। कई जो है वो 50% ओनरशिप रखती हैं, कई जो है 50% जो है वो ओनर उसको बेच दिया, पब्लिक को बेच दिया। उसी तरीके से फिर कई कंपनी ऐसी होती हैं कि जो 10%, 15% के आसपास भी हैं, जैसे ITC वगैरह। अगर आप ये देखेंगे तो इसमें कोई जो है वो है ओनर जो है इसमें नहीं है, सारे पब्लिक्स हैं। ठीक है, इसी तरीके से आप TCS को देखोगे तो इसमें ओनरशिप थोड़ी सी ज़्यादा है, रिलायंस में देखोगे तो ओनरशिप थोड़ी सी ज़्यादा है। अगर आप HDFC बैंक या इस तरीके से बैंक देखोगे तो उसमें जो ओनर जो है वो बहुत कम है, ज़्यादातर जो है वो पब्लिक्स हैं। तो ये हर एक कंपनी का जो है डिपेंड करता है। अगर वो कंपनी लार्ज कैप है और वो जो है किसी
जो प्रोफेशनल है उनसे रन हो रहा था, उसमें हो सकता है कि एक बंदे की जो ओनरशिप जो है वो कम हो, लेकिन पब्लिक की जो है ओनरशिप वो ज़्यादा हो, पब्लिक जो है उसमें ज़्यादा हिस्सेदारी रखती हो। लेकिन उससे हम ये नहीं कह सकते कि वो कंपनी खराब है या बुरी है। हाँ, अगर वो कोई स्मॉल कैप है, स्मॉल कैप और लार्ज कैप क्या होता है, लार्ज कैप क्या होता है कि जो कंपनीज बहुत ज़्यादा, जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन ज़्यादा होता है, जिसकी वैल्यू ज़्यादा होती है। अगर मैं एक एग्जांपल के बोलूँ कि हमारी अगर पूरी कंट्री में ऐसी कंपनी होती जिस जो सिर्फ जो है 1 रुपए से लेके लाख रुपए तक की कंपनी है, तो लाख रुपए को मैं क्या कहूंगा, लार्ज कैप। 1 रुपए वाली, 2 रुपए वाली, 3 रुपए वाली कंपनी को मैं कहूंगा अल्ट्रा स्मॉल कैप। ठीक है। उसके बाद में जो है इनको जो है तीन चार में डिवाइड करा हुआ है। लार्ज कैप, लार्ज कैप क्या होती है, जो कंपनीज जो सबसे बड़ी कंपनीज हैं। ठीक है। मैं इस तरीके से कहूँ कि टॉप 100 कंपनीज जो होती हैं वो लार्ज कैप आ जाती हैं। उसके बाद में 150 कंपनीज जो होती हैं वो जो होती हैं वो किस में आ जाती हैं, मिड कैप में। और उसके बाद में जो 200 कंपनीज जो होती हैं वो आ जाती हैं स्मॉल कैप में। उसके बाद में जो होती हैं वो अल्ट्रा स्मॉल कैप में। तो ये जो होता है कैसे डिसाइड होता है, जो जैसे मैंने बताया अगर लाख की है तो लाख रुपए, उसके बाद 99,000, 98,000, 97,000, इस तरीके से जितनी भी जो फर्स्ट बड़ी कंपनीज होंगी, जो लाख के जो फर्स्ट पास में जो 100 कंपनीज होंगी, उसको हम लार्ज कैप कहेंगे। उसी के बाद में एज पर मार्केट कैपिटलाइजेशन उसको हम सॉर्टिंग कर लेते हैं और उसको हम डिवाइड कर लेते हैं कि ये जो है कौन से कैप की कंपनी है। तो हमारे इंडिया में जो है जो लार्ज कैप जो है उसमें क्या क्या आ जाता है, जैसे रिलायंस हो गया, उसके बाद में टीसीएस हो गया, एचडीएफसी बैंक हो गया, एसबीआई हो गया, हिंदुस्तान यूनिलीवर हो गया, ये सारे जो हैं लार्ज कैप में आ जाते हैं, जो कि काफी बड़े बड़े जो है वो स्टॉक हैं। ठीक है। वहीं पर ही जो है इसके बाद में जो है ये कंपनीज क्या करती हैं, एनएससी या बीएससी के पास में जाकर जो है एनएससी और बीएससी फिर इनका इवैल्यूएशन करती है कि आपकी ये जो कंपनी है जो आप लिस्ट करवाना चाहते हो, इसमें जो है आपका वैल्यूएशन कितना है। अगर कोई भी कंपनी होगी, जैसे मैं ऑनर हूँ, मेरी जो है 100 रुपए की अगर कोई कंपनी है, मैं चाहता हूँ कि मैं इसको लिस्ट करवाना चाह रहा हूँ, तो वो क्या होगा, मैं तो चाहूंगा कि ये जो मेरी 100 रुपए की कंपनी है ये 200 रुपए की कंपनी की वैल्यूएशन लग जाए और उसमें मैं 25% जब मैं बेचूं तो मेरे पास ज्यादा पैसे आए वापस। ठीक है। लेकिन जो है इसमें एनएससी और बीएससी जो है वो थोरली स्टडी करती है कि वो जो कंपनी जो है वो कितनी उसकी जो है लाइबिलिटीज हैं, कितने उसके एसेट्स हैं, कितनी सेल्स होने, कितने रेवेन्यू, बहुत सारी कंसिडरेशन के बाद में जो है वो एक मार्केट में जो है आते हैं कि इसका प्राइस जो है आइडियली इतना होना चाहिए। वो बैकएंड कैलकुलेशन जो रहती है वो डिटेल में जो है वो एनएससी बीएससी को ही जो है ज्यादा डिटेल में पता रहेगा। तो उस कैलकुलेशन के हिसाब से जो है उस शेयर प्राइस को हम लिस्ट कर देते हैं एनएससी या बीएससी की वेबसाइट में। ठीक है। तो अब जो है एनएससी बीएससी क्या हो गया, वो एक प्लेटफॉर्म हो गया। वो जो है वो रिलायंस आईटीसी किसी भी शेयर को जब बेचना है या खरीदना है, तब जो है उसमें जो एक्सचेंज जो काम करेगा वो एनएससी या बीएससी, इन दोनों में से कोई एक एक्सचेंज में से खरीदी या बिक्री होगी। ठीक है। अब इसके बाद में जो है हम दूसरे टॉपिक की ओर चलते हैं। दूसरा टॉपिक जो है वो हमारा क्या है कि हाउ स्टॉक मार्केट वर्क्स। तो स्टॉक मार्केट तो काम कैसे करता है, अगर कोई चीज 100 रुपए की है, अगर आज जो है करंट मार्केट प्राइस जो है किसी कंपनी का, अगर जैसे हम एक एग्जांपल के लिए मान लेते हैं कि टीसीएस, तो टीसीएस का अगर हम आज के टाइम में शेयर प्राइस देखें तो 4,135 रुपए का है। तो हमें हमें कैसे पता चलेगा कि 4,135 जो है वो सही प्राइस है नहीं है, या 4,135 का जो है ये 5,000, या फिर 4,135 का 3,000, या फिर 4,001। चलो ये तो काफी बड़ा हो गया, गैप हो गया। अगर मैं बोलूँ कि 4,000 का कोई स्टॉक प्राइस है, 4,100 रुपए या 3,900 रुपए, ये प्राइस ऊपर या नीचे कैसे होता है। तो देखो दोस्तों, ये जो है दो रीजन से जो होता है वो स्टॉक प्राइस की मूवमेंट होती है। सबसे पहला जो रीजन ये रहता है कि देखो, मूवमेंट तो तभी होगी जब कोई सेलर आएगा, जब कोई बायर आएगा। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं कि जैसे मैं जो है ए और बी बंदे हैं। ठीक है। बी को जो है लगता है कि ये जो 4,000 का शेयर है ये काफी अच्छा है और मेरे को जो है ये जो है आगे जाके रिटर्न देगा। तो वो क्या होएगा कि उसको जो है वो फ्लक्चुएट करेगा, ऊपर नीचे फ्लक्चुएट करता रहता है इसका प्राइस। ठीक है। तो 4,000 वाले ने जो है उसने बोला कि मेरे को जो है ये कंपनी लेनी है, अगर 4,100 का भी मिलता है तो मैं लेता हूँ। 4,100 में जैसी जो है वो अपना बाइंग प्राइस का जब वो डालेगा तो वो 4,100 में उसका प्राइस सेट हो जाएगा। उसमें जो है सेलर जो होता है वो भी रेडी होना चाहिए कि वो 4,100 में रेडी करेगा। तो मैं ऐसे बोलूँ कि जहाँ पे ए एंड बी का जो प्राइस जो है उन्होंने जो बिड करा हुआ है, जो उन्होंने बोला कि मैं इतने प्राइस में खरीदूंगा, जब वो प्राइस मैच हो जाता है तो उस शेयर का प्राइस जो होता है वो उतना चल जाता है।
ठीक है? बट ये जो होता है ये ऐसा नहीं होगा कि जो है आपने 100 का डाला, उसने 200 का डाला तो वो मैच हो गया। वो सेम होना चाहिए। अगर किसी ने जो है ₹200 डाला हो और दूसरे ने भी ₹200 डाला, उन प्राइस दोनों प्राइस मैच हो गया तो उस प्राइस का, उस पर्टिकुलर शेयर का प्राइस उतना हो जाता है। तो ये हो जाता है कि जहाँ पे सेलर्स एंड बायर्स जो होते हैं एक पर्टिकुलर प्राइस में जब बिड करते हैं और उस प्राइस जो होता है वो सेलर एंड बायर मिल जाते हैं। सेलर जो होता है वो खरीद लेता है और बायर जो होता है वो बेच देता है। उस प्राइस को जो होता है उसका शेयर प्राइस कहते हैं। अब मार्केट में ये जो इसकी जो फ्लक्चुएशन होती है, ऊपर नीचे जो फ्लक्चुएशन जो होती है, वो आइडियली जो होती है वो दो कारण से होती है। पहला कारण ये रहता है, उसको हम कहते हैं सेंटिमेंटल रीजन। सेंटिमेंटल रीजन ये रहता है कि आज जो है मेरे को जो है टीसीएस का शेयर अच्छा लग रहा है। क्यों अच्छा लग रहा है? क्योंकि जो है अभी जो है यूएस में जो है अभी वोटिंग वगैरह थी, अभी वहाँ पे जो है प्रेसिडेंट वगैरह आ गए हैं, तो डोनाल्ड ट्रम्प जो है आने की वजह से जो है मार्केट को ऐसा सेंटिमेंट्स लगता है कि आने वाले टाइम में जो है वहाँ के जो आईटी शेयर्स जो है वो अच्छा करेंगे, तो टीसीएस का जो प्राइस जो होगा वो ऊपर की तरफ में जाएगा, वो मतलब आस्ते आस्ते बढ़ेगा। ठीक है। लेकिन क्या ये इस रीजन से क्या ये बढ़ता ही रहेगा? नहीं, इस रीजन से ये बढ़ता बिल्कुल नहीं रहेगा। क्यों नहीं बढ़ता रहेगा? क्योंकि ये जो है ये क्या सेंटिमेंटल रीजन है। दूसरा जो रीजन ये रहता है कि उसका जो फाइनेंस है, उसका जो कंपनी की जो वर्थ है, कंपनी के प्रॉफिट है, कंपनी की सेल्स है, कंपनी के पास में कितना कैश फ्लो है, कंपनी का मैनेजमेंट किस तरीके से है, कंपनी जो है आने वाले टाइम में कितने परसेंट से ग्रो कर रहा है, ठीक है ना, कंपनी कितना जो है मार्केट शेयर जो है वो पूरे मार्केट का ले रहा है। तो बहुत सारे रीजन के हिसाब से, फंडामेंटल रीजन के हिसाब से जो है कंपनी की फिर वैल्यू लगती है। अगर जो है आज जो है डोनाल्ड ट्रम्प आने की वजह से जो है शेयर प्राइस अगर 10% की मूवमेंट दे देता है, टीसीएस की बात कर, टीसीएस अगर 10% की मूवमेंट दे देता है और अगर उसका जो है आने वाले टाइम में उसका जो रिजल्ट जो आता है उसमें कोई ग्रोथ ही नहीं दिखती, या फिर उसमें जो है डी ग्रोथ हो जाती है, पहले जो था रेवेन्यू अगर 10,000 करोड़ का है, अभी रेवेन्यू जो है 5,000 करोड़ का या 8,000 करोड़ का हो गया, तो आपके हिसाब से वो प्राइस बढ़ेगा या घटेगा? डेफिनेटली वो प्राइस घटेगा। तो शॉर्ट टर्म में जो है प्राइस की जो मूवमेंट जो होती है वो होती है ऑन कंज्यूमर बिहेवियर, कि इंसान जो है उस कंपनी के बारे में क्या सोच रहा है, उसके बारे में न्यूज़ कैसी आ रही हैं, उस कंपनी के बारे में जो है मार्केट में किस तरीके से बातें हो रही हैं, ठीक है, क्या कौन सा जो है किस तरीके से सोच रहा है, कभी न्यूज़ वाले जो है क्या न्यूज़ चल रही है, क्या पॉजिटिव न्यूज़ है, नेगेटिव न्यूज़, बहुत सारी चीज़ों के ऊपर ये फ्लक्चुएट करेगा। लेकिन जब लॉन्ग टर्म की जब बात आएगी तो लॉन्ग टर्म में जो है जो शेयर प्राइस का जो सेल्स होगा, जो उसका जो रेवेन्यू होगा, वो आइडियली उसको मैच करना चाहिए। ऑन एन एवरेज कहते हैं कि अगर हम 5 साल का जो है अगर हम मैच करेंगे, 5 साल में आइडियली जो है इट शुड मैच द जो उसका रेवेन्यू और सेल्स, रेवेन्यू और प्रॉफिट अगर बढ़ रहा है तो आइडियली इट शुड मैच द प्राइस ऑल्सो। अगर जो है सेल्स रेवेन्यू जो है 5 गुना हो रहा है तो आइडियली प्राइस भी 5 गुना होना चाहिए। उसकी प्राइस क्या है? प्राइस जो है वो उस कंपनी की वैल्यू है बेसिकली, ठीक है ना, तो वो भी जो है वो आगे बढ़ना चाहिए। बट शॉर्ट टर्म में वो मूवमेंट जो है वो किसी भी दूसरे कारण से हो सकती है। बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ बाइंग एंड सेलिंग हमने कवर कर लिया। हाउ द प्राइस फ्लक्चुएट ड्यू टू सप्लाई एंड डिमांड हमने बात कर ली। रोल ऑफ स्टॉक ब्रोकर एंड ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, अच्छा ठीक है। अब जो है मैंने जैसे कि बताया कि एनएससी और बीएससी जो होते हैं, दे आर द पीपल, जो स्टॉक एक्सचेंजेस हैं जहां से बेसिकली आपका स्टॉक निकल के जो है वो आपके अकाउंट में किसी अकाउंट में जाता है। बट आप जो है एनएससी और बीएससी से आप डायरेक्टली जो है वो जो है आप उनके वहां पे अकाउंट जाके नहीं खुलवाते हो। आप जो है अकाउंट जो खुलवाते हो वो खुलवाते हो ब्रोकर्स और ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में। अब ये ब्रोकर्स एंड ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म क्या है? इंडिया में बहुत सारे जो हैं ब्रोकर्स एंड ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, ठीक है। उसमें से जो है कुछ जो है वो बैंक के साथ में है, जैसे एचडीएफसी है तो एचडीएफसी का सिक्योरिटीज एचडीएफसी सिक्योरिटीज के नाम से है, आईसीआईसी है तो आईसीआईसी सिक्योरिटीज के नाम से है, करेक्ट। इस तरीके से जो है हर किसी बैंक का भी जो है अपना अपना जो है वो ट्रेडिंग एंड स्टॉक ब्रोकिंग प्लेटफॉर्म है। उसके अलावा जो है कुछ जो है वो अदर प्लेयर्स भी हैं, जैसे कि जीरोदा है, लिस्टेड प्लेयर जो है उसमें एंजल वन है, फाइव पैसा है, करेक्ट, आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज है, आईएएफएल सिक्योरिटीज हैं। तो इस तरीके से बहुत सारी कंपनीज जो हैं वो इसमें हैं। अगर जैसे मैं आपको सर्च करके बताऊं कि इसमें इंडिया में जो हैं ये कौन कौन से ब्रोकर्स एंड ये हैं, तो ये भी हम एक बार देख लें, ब्रोकर एंड ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स इन इंडिया। तो ये देखिए दोस्तों, इतने सारे जो हैं ये आपको प्लेटफॉर्म है, जीरोदा है, अपस्टॉक, फाइव पैसा, ठीक है, एंजल ब्रोकिंग है, पेटीएम ने खुद का निकाला हुआ पेटीएम मनी के नाम से, एचडीएफसी सिक्योरिटीज, शेर खान, आईसीआईसीआई डायरेक्ट, मोतीलाल ओसवाल, ग्रो, अलाइज, प्रो स्टॉक, नोवामा हेल्थ के, नोवामा वेल्थ एंड इन्वेस्टमेंट, कोटेक सिक्योरिटीज, एक्सिस डायरेक्ट। तो इस तरीके से आप देखेंगे तो बहुत सारे हैं, ठीक है। तो आने वाले टाइम में हो सकता है कि ये और भी बढ़ जाए, ठीक है। इसके बाद में जो है आपको जो है इसमें काफ़ी ईजिली जो है, जैसे मैंने जो है अकाउंट जो है वो जीरोधा में भी है, मेरा पेटीएम मनी में भी है,
ठीक है, ग्रो में भी मैंने खुला रखा हो। तो एक कई इंसान जो है, कई जो लोग जो हैं वो एक से ज़्यादा सिक्योरिटीज़ में भी वो खुला रखते हैं, ताकि अलग-अलग जो है उसमें स्ट्रैटेजी अलग-अलग तरीके से जो है उसमें हम पैसे जो हैं वो डाल सकें, ठीक है। तो आप जो है इसमें ऑनलाइन आप जाके, जैसे ज़ीरोधा है या एंजल ब्रोकिंग है, आजकल आपको किसी भी बैंक में जाने की ज़रूरत नहीं होती है। वहाँ पे आप किसी भी वेबसाइट में जाएँ एंजल ब्रोकिंग की या ज़ीरोधा की, उसकी ऐप डाउनलोड कर लें, तो वो आपको स्टेप बाय स्टेप जो है पूरा गाइड कर लेंगे कि आपका जो है वहाँ पे ऑनलाइन अकाउंट वहीं पर ही खुल जाएगा। इसके लिए जो है आपको ऑनलाइन अकाउंट खोलने के साथ साथ में आपके पास में, इससे पहले आपके पास में सेविंग अकाउंट या जो भी आपका जो अकाउंट है, सैलरी अकाउंट हो या सेविंग अकाउंट हो, वो होना चाहिए, ताकि आप उसको लिंक कर सके अपने ट्रेडिंग अकाउंट के साथ में, ब्रोकर्स के साथ में। इनको ब्रोकर या ट्रेडिंग अकाउंट कहते हैं। इनके साथ में आपको जो है अपना कोई भी सेविंग या फिर सैलरी अकाउंट जो है इसको लिंक करना होता है। तो ये जब ये लिंक हो जाएगा तो आप उसी सेविंग अकाउंट या फिर आपका जो है सैलरी अकाउंट के साथ में पैसे डालेंगे, और उसको जो है उसके बाद में जो भी आपको शेयर आपको अच्छा लगेगा, वो उस शेयर को जब आप परचेज करोगे, तो आपके जो है पैसे पहले अकाउंट से जो है पहले आपको अपने ट्रेडिंग अकाउंट में डालना पड़ेगा। ट्रेडिंग अकाउंट मतलब इस तरीके के ब्रोकर्स जितने भी ये आपको स्क्रीन में दिख रहे हैं, ये जो है फिर जब भी कोई जब आप शेयर खरीदोगे बेचोगे, तब जो है ये एनएससी या बीएससी से जो भी आपको ये शेयर जो आप खरीदोगे, तो ये पैसे जो हैं ये वहाँ पे जो है जो भी सेलर या बायर होगा आपस में जो है ये खरीद लेंगे। जैसे सेलर जो होगा जब वो बेचेगा तो उसके पास में पैसे आ जाएंगे, और बायर जब खरीदेगा तो उसके पास में पैसे चल जाएंगे, बट बायर के पास में क्या आ जाएगा, स्टॉक्स आ जाएंगे। तो स्टॉक्स जो हैं आपके पास में, वो उसका जो लिस्ट जो है कि किसके पास में कौन कौन से स्टॉक हैं, ये डेटा जो है वो एनएससी या बीएससी के पास में रहेगा, क्योंकि एक्सचेंजेस वो हैं। लेकिन आप जो है इसके मीडियम किसका है, इसका मीडियम जो है वो ब्रोकर एंड ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में है। तो अगर आपको जो है ट्रेडिंग करनी है, बेसिकली शेयर्स को परचेज या बेचना है, खरीदना है, तो तब आपको क्या क्या चाहिए। एक तो आपको सेविंग अकाउंट या फिर सैलरी अकाउंट चाहिए, जिसको आप लिंक करोगे अपने ट्रेडिंग अकाउंट के साथ में। ट्रेडिंग अकाउंट जो है वो बहुत सारे हैं, कौन कौन से हैं ये लिस्ट मैंने आपको दे दी। इसके बाद में जो सा आपका बैंक है, उनका खुद का भी डेफिनेटली कोई ना कोई ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म होगा, तो वहां पे जाके भी आप ओपन करवा सकते हैं। उसके बाद में आपको एनएससी बीएससी से आपको कुछ ऐसा लेना देना नहीं है, लेकिन जब आप कोई भी स्टॉक जब आप खरीदते हो तो उसमें ये ऑप्शन रहता है। जैसे कहीं तो सिर्फ एनएससी में लिस्टेड होंगे, कहीं बीएससी में होंगे, और जो मेजॉरिटी ऑफ द बड़े जो स्टॉक होते हैं, लार्ज कैप जो होते हैं, वो दोनों में लिस्टेड होते हैं। तो आप एनएससी से या बीएससी से किसी से भी खरीद सकते हो। ऑलमोस्ट जो प्राइस जो होता है वो दोनों में सेम ही रहता है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा, तो वो भी जो है वो कहीं सारे जो है पीपल जो है वो उसमें ट्रेड कर ही रहे हैं। जहाँ पे सस्ता मिलता है तो उसको वो खरीद के वो बराबर कर देते हो। तो एक्चुअली वो एनएससी और बीएससी में आपको प्राइस जो है मोटा मोटा आपको बिल्कुल सेम ही देखने को मिलता है, ठीक है। बहुत ज़्यादा उसमें डिफरेंस देखने को नहीं मिलता है, ठीक है। तो इसके बाद में अब हमें ये पता लग गया कि अब जो है स्टॉक में जो है क्या क्या चीज़ें हमने कवर कर ली, कि स्टॉक मार्केट होता क्या है, उसके प्राइसेस किस तरीके से फ्लक्चुएशन करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से स्टॉक प्राइस को फ्लक्चुएट करा जाता है या किस तरीके से मूवमेंट होती है। इसमें जो है मैं आपको बताता हूँ कि जो स्मॉल कैप जो होते हैं, बिल्कुल जो छोटे स्टॉक होते हैं, जो लास्ट के मतलब आप ये मान के चलो कि अल्ट्रा स्मॉल कैप, जो टॉप 1000 स्टॉक्स के बाद में जो स्टॉक्स जो होते हैं, अगर मैं उसकी बात करूं, तो उसमें जो है बहुत सारे लोग मैनिपुलेशन भी करते हैं। अब ये मैनिपुलेशन क्या है, इसमें क्या रहेगा कि जैसे ए है और बी है, वो क्या बोलेंगे कि एक पर्टिकुलर स्टॉक का जो है ना भाव जो है, अगर वो 1 रुपए का है तो चलो हम इसको ऐसा करते हैं, इसको हम 100 रुपए के ऊपर लेके जाते हैं। और जनरली जो होता है रिटेल में, मार्केट में होता है, जो जब कोई स्टॉक चलता है, जब कोई ऊपर जिसका प्राइस बढ़ रहा होता है, तो हर किसी को उसमें इंटरेस्ट आता है। तो उसमें लोग क्या करते हैं कि इसमें जो है बहुत सारे लोग जो है वो फ्रॉड भी करते हैं। वो सिर्फ छोटे स्टॉक में ही हो सकता है, क्योंकि देखो बड़े स्टॉक में ये होना पॉसिबल नहीं हो पाता, क्योंकि उसमें जो है आपको कैपिटल बहुत ज़्यादा चाहिए। लेकिन छोटे स्टॉक में जो है ये क्वाइट पॉसिबल हो जाता है। तो छोटे स्टॉक में जो है आपको जो है क्या करेंगे कि ए और बी जो है, ए जो है एक स्टॉक को 1 रुपए में खरीदेगा, बी जो है उसको बेचेगा, दोनों मिल गया 1 रुपए उसका भाव आ गया। फिर जिसने खरीदा है वो उसको 2 रुपए में उसको बेचेगा, और कोई भी उसका तीसरा बंदा हो सकता है, सी हो या फिर ए ही हो, उसको जो है 2 रुपए में जो है वो खरीदेगा, तो 2 रुपए उसका फिर भाव आ जाएगा। तीसरा जो है फिर उसको जो है 3 रुपए में उसको बेचेगा, और तीसरा जो है उसको 3 रुपए में उसको खरीदेगा, तो जो है उसका फिर क्या आ गया, 3 रुपए उसकी वैल्यू आ गई। फिर जो है वही बंदा जो है उसको 4 रुपए में बेचेगा, और जो खरीदने वाला उसको 4 रुपए में खरीद लेगा। तो उसका क्या हो रहा है कि उसकी जो वैल्यू जो है, स्टॉक की जो वैल्यू है वो बढ़ते जा रही है। तो ऐसे ही कर करके जो है 1 रुपए, 2 रुपए, 3 रुपए, 4 रुपए, ऐसे कर करके बढ़ के मान के चलो 20 या 25 रुपए हो गए। तब क्या होगा, लोगों को इंटरेस्ट आना चालू होगा कि ये तो देखो कि ये तो स्टॉक जो है वो 1 साल में या 2 साल में जो है इसकी मूवमेंट जो है ये तो 30 गुना हो गया, 35 गुना हो गया। तब जो है लोगों का फिर यहाँ पे जो होता है वो ग्रीड लेवल बढ़ जाता है, और वहाँ पे जो है जो पार्टिसिपेंट, जो पब्लिक जो होती है, वो पार्टिसिपेंट जो होती है वो उसको खरीदने में लग पड़ती है। तो जब वो उसको खरीद लेती है,
तो तब जो होता है क्या होता है कि उस स्टॉक का जो होता है वो फिर डाउनफॉल चालू हो जाता है, क्योंकि वहां पे जो है फिर वो जो हाई प्राइस में बेच रहा था वो हाई प्राइस में बेचने वाला तो होगा नहीं। इसमें क्या हो जाएगा कि आपका बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा। इस तरीके से जो है गलत तरीके से भी स्टॉक प्राइस की मूवमेंट को जो है वो ऊपर में ले जाया जाता है, ताकि जो है उसमें रिटेल पार्टिसिपेंट जो है उसमें फंस जाए। उसके बाद में कोई खरीदने वाला नहीं होता उसको हायर प्राइस में। फिर क्या होता है कि वो पैनिक करके जो है उसको लोअर प्राइस में बिड करेंगे। फिर वो जो है हो सकता है कि शायद कोई जो है लोअर लेवल में उसको शायद खरीद भी ले। लेकिन जो क्या होता है कि जब लोअर लेवल में जब जाना चाहेगा तो फिर वो रिवर्स होना चालू हो जाएगा। एक लोअर लेवल में खरीदेगा, फिर दूसरा जो है लोअर लेवल फिर बेचेगा, फिर लोअर लेवल में जाएगा, तो फिर वो जो है वो स्टॉक लास्ट में क्या हो जाता है, वो क्रैश हो जाता है। तो बहुत सारे इस तरीके से भी जो है चीज़ें आती हैं, तो वो आपको ध्यान रखना है। इनिशियली अगर जो है आप बिगनर हो तो आपको मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा तो सिर्फ जो है आप जो है निफ्टी 50 मीन्स की निफ्टी की जो है टॉप 50 कंपनीज हैं उसमें डालें। अगर आपका थोड़ा सा जो है अगर आप उसमें स्टडी करके आगे बढ़ते हैं तो फिर आप जो है निफ्टी 200 तक कर सकते हैं। और अगर आपका जो है फिर से और ज़्यादा कन्विंसिंग बढ़ जाता है तो फिर जो है आप निफ्टी 500 तक की भी आप आगे जा सकते हैं। इसके बाद में तो फिर ये लाइफ जर्नी है। 4000 प्लस स्टॉक्स जो है हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट में लिस्टेड हैं, तो फिर आप उसको खरीद बेच सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में जो है हमारा आ गया टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट। कि अभी तो हमने देख लिया कि हम जो है खरीद बेच सकते हैं स्टॉक मार्केट, तो अब जो है इसमें तो टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट की हमारे पास में कौन कौन से इसमें क्या है। जो आप स्टॉक खरीदते हैं, स्टॉक जो है होता है कि एक कंपनी की प्राइस को, जो उसका प्राइस चल रहा है उसको आपने खरीदा और उसको आपने होल्ड करा, और बाद में जब आपको फायदा हो तो आपने उसको बेचा। उसकी वैल्यू एक स्टॉक की क्या है। अब इसमें होता है क्या है कि जब वो मालिकाना जो हक होता है, जैसे 100 रुपये है तो 100 रुपये में जो है आप 1 रुपये खरीदोगे, 1% के आप उसमें मालिक होगे। लेकिन जनरली स्टॉक मार्केट में जैसे जब वो बड़ी कंपनीज हो जाती हैं तो वो जो 100 रुपये 100% का 1% जो होता है वो भी काफ़ी बड़ा अमाउंट होता है। तो 1% होल्ड करना इट सेल्फ इज अ वेरी वेरी ह्यूज थिंग। ठीक है, तो इसमें जो है अगर मैं एक छोटा सा रिलायंस तो बहुत बड़ा हो गया, अगर मैं छोटा सा एक पीएनबी की भी बात करूं तो करीबन करीबन जो है आज एक जो है हम एक बार चेक कर लेते हैं कि अगर मैं जो है इसको स्क्रीनर में जाके देखो, ये भी आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन सी है वेबसाइट हैं जो ये हमारे इसमें काम करती हैं। तो ठीक है, जो है एक क्लियर की वेबसाइट है, ये काफ़ी अच्छी वेबसाइट है। जितने भी जो लोग फंडामेंटल जो करते हैं इन्वेस्टमेंट जो होता है, तो उसमें है ये स्क्रीनर जो है वो बहुत ही काम का है। स्क्रीनर काफ़ी लोग यूज़ करते हैं। तो इसमें एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं किसी ऐसे कंपनी का जो बहुत बड़ी ना हो। चल ठीक है, थोड़ी सी बड़ी कंपनी के लेते हैं जो जिसकी आपको भी जो है थोड़ा सा बताओ। ठीक है, हिंदुस्तान यूनिलीवर का देख लेते हैं। ठीक है, हिंदुस्तान यूनिलीवर का आज के टाइम में इसकी जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है, इस कंपनी की जो पूरी जो वैल्यू है वो कितनी है, 5,89,207 करोड़। अब आप इसमें देखो, अगर आपको इसमें 1% भी लेना तो आपको बहुत ज्यादा पैसा चाहिए। अब इसमें क्या होता है कि इसमें एक एक स्टॉक ना करके इसमें जो है बहुत सारे स्टॉक में इसको डिवाइड कर दिया जाता है। उसके बाद में जो उसकी जो वैल्यू जो आती है आज के टाइम में, इसको अगर आप एक एक शेयर खरीदना हो तो वो 2508 के आसपास में जो है ये इतने स्टॉक्स जो हैं ये हैं। तो अगर आपको नंबर ऑफ स्टॉक देखना है तो ये आपको पूरा मार्केट कैप डिवाइड बाय करंट प्राइस देखोगे तो आपको पता लग जाएगा ये कि नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं। ठीक है, ये इसमें दिखा भी रहा है 235 करोड़ के आसपास में नंबर ऑफ शेयर्स इसके हैं। ठीक है, तो ये जो है ना ये पूरा मालिकाना हक होता है। अगर आप इस कंपनी को पूरा खरीदना चाहते हैं तो तब आपको कितने रुपए देने हैं, 5,89,207 करोड़ रुपीज आप अगर देंगे तो आप जो है इस कंपनी को पूरा का पूरा जो है आप इसको खरीद लेंगे। ठीक है, तो ये जो है ये कंपनी पूरी खरीदने के लिए कितना पैसा लग रहा है ये मैंने आपको बता दिया है। तो इसका जो है शेयर खरीदने के लिए लेकिन आपको 2,508 रुपये देने हैं, इसमें एक शेयर आपको मिलेगा। टोटल नंबर ऑफ शेयर कितने हैं, 235 करोड़ के आसपास में जो है इसके टोटल नंबर ऑफ शेयर है। ठीक है, तो ये मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। लेकिन जो इसके बाद में जो थोड़ा सा एडवांस लेवल में है, जैसे अगर एंटरप्राइज वैल्यू जो होती है वो इसकी रियल वैल्यू होती है। मार्केट कैप जो होता है अगर हम उसमें जो है कितना जो है इसमें जो कैश जो है वो हम अगर इसमें डाल दें और कितना जो है इसमें डेट है उसको हम निकाल दें, मतलब निकाल दे डाल दें इन द सेंस, अगर वो डिपेंड करता है कि आप बायर हैं या सेलर हैं, अगर आप खरीदना चाह रहे हो तो इसके इसके इसमें कितना कैश है, इस कंपनी के बाद में कितना कैश है। देखो हर कंपनी के पास में कैश भी होता है। ठीक है, वो जो है वो आपको कहाँ से आपको कैश दिखेगा, वो बेसिकली यहाँ पे दिखेगा। देखो इसमें रिजर्व जो है 50,551 करोड़ तो इसके पास में अभी कैश ही है। ठीक है, 5,89,207
207 करोड़ में से काफ़ी ज़्यादा तो इसके पास में कैश ही है। अगर हम उसको ऐड कर लें, उसको माइनस कर लें, सॉरी, और जो इसका जो लोन जो है उसको हम अगर ऐड कर लें तो इसकी जो है ये एंटरप्राइज वैल्यू आ जाती है। इसमें एंटरप्राइज वैल्यू आपको लगभग लगभग बहुत ही कम चेंजेस को देखने को मिल रहा है, 207 करोड़ और 215 करोड़। इसका मतलब इसने जो है, इसकी जो लाइबिलिटी है, मीन्स इसने जो लोन जो लिया हुआ है, इसकी जो आगे जो इसने जो डेट जो है इसने जो पे करना वो बहुत ही कम है। अगर मैं इसका इक्विटी में देखूं, डेट टू इक्विटी लेवल देखूं तो 0.03 है, काफ़ी कम है। तो इसलिए इसका एंटरप्राइज वैल्यू भी इसके आसपास में है। लेकिन ये बहुत ज़्यादा जो है चेंजेस हो सकते हैं, जैसे कि मैं बैंक के केस में आपको दिखाता हूँ चीज़ें। तो क्योंकि बैंक का काम ही जो होता है वो लोन लेना होता है। अगर इसकी मैं मार्केट कैपिटलाइजेशन देखूँ तो 13,40,678 करोड़ है। लेकिन वहीं पर ही अगर इसकी एंटरप्राइज वैल्यू देखूँ तो 42,019 करोड़, 42,19,347 करोड़ के आसपास में इसकी एंटरप्राइज वैल्यू है। क्यों? क्योंकि इसका जो डेट जो है 6.8 टाइम्स है इसकी इक्विटी के, बहुत ज़्यादा डेट है। क्योंकि बैंक का काम ही होता है कि ये डेट लेती है, चाहे वो आपसे, मेरे से डेट ले या फिर आरबीआई से डेट लेके आगे जो है फिर वो जो है उसको लोन में लोगों को देती है। और उसके जो है, जैसे अगर इसका 6% का मिल रहा है तो 12% का अगर इसने आगे दिया है तो उसके बीच का जो मार्जिन जो होता है वो इसकी इनकम होती है, रेवेन्यू होता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको, ठीक है, ये जो है सारी चीज़ें जो हैं आगे भी हम इसको कवर करते रहेंगे, आगे डिटेल में भी डिस्कस करेंगे। अलग दूसरी वीडियोस जो है मैंने ऑलरेडी बनाई हुई है, जो इस वीडियोस के जो है मैं उसमें समरी में डाल दूंगा, तो वो आप डेफिनेटली देख सकते हैं। ठीक है, तो कौन कौन से होते हैं? एक तो स्टॉक्स होते हैं, जैसे ये हमने डिस्कस करा अभी तक स्टॉक के बारे में। उसके बाद बॉन्ड्स होते हैं, गवर्नमेंट के bonds होते हैं, जैसे कि एक छोटा सा मैं एग्जाम्पल मान के चलूँ तो जैसे कि अपना एनएचपीसी है या आईआरसीटीसी है, बहुत सारी गवर्नमेंट कंपनीज हैं, बहुत सारे ये बॉन्ड निकालती हैं। जो वो क्या करती हैं, वो पैसे जो है वो किसी संस्था से, मतलब कि आरबीआई से या किसी दूसरी बैंक से ना लेके डायरेक्ट रिटेल से। तो उसमें क्या होता है कि उनका भी बेनिफिट हो जाता है और रिटेल का भी बेनिफिट हो जाता है। इंस्टेंट ऑफ जैसे हमारा एफडी 8% होता है, तो ये बेसिकली बॉन्ड जो होता है जनरली 9% के ऊपर, 9.5 10% के ऊपर भी कहीं बॉन्ड जो है वो आपको मिल जाते हैं। बहुत ज़्यादा सेफ होगा तो 9% में मिलेगा, बहुत थोड़ा सा रिस्क थोड़ा सा बढ़ता रहेगा तो वो 10 साढ़े 10% के आसपास में भी जो है बॉन्ड वगैरह अवेलेबल हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद में आ जाता है म्यूचुअल फंड। तो आपने तो ये ऐड सुनी होगी, म्यूचुअल फंड सही है। तो म्यूचुअल फंड में बेसिकली क्या होता है कि म्यूचुअल फंड में एक तरीके से एक ऑर्गेनाइजेशन होता है, उसमें एक दो तीन चार कई लोगों की जो होती है उसमें टीम होती है। जैसे एक एग्जांपल मान के चलो कि म्यूचुअल फंड जो है कौन कौन सी है, एक एच का म्यूचुअल फंड ले लेते हैं। तो एच की म्यूचुअल फंड जो होते हैं उसमें बहुत सारी जो है उसमें म्यूचुअल फंड की टाइप्स होंगे, एक तरीके से आप मान लो। तो उसमें से कोई भी आपने एक म्यूचुअल फंड को चूज करा कि मैं जो है एच लार्ज कैप म्यूचुअल फंड में जो है इन्वेस्ट करना चाहता हूँ। तो म्यूचुअल फंड में क्या होएगा, एक मैनेजर होगा, वो मैनेजर के अंदर में टीम होंगी, उसकी 4-5 की टीम होगी जो रिसर्च करेंगे, सारी चीज़ें देखेंगे, मार्केट को जो है डेली बेसिस में देख के उसमें से कौन सा स्टॉक अच्छा है कौन सा नहीं है, वो सारी चीज़ देख के जो है आपके लिए जो है वो स्टॉक परचेज करेंगे, सर्वे करेंगे, सारी चीज़ें करके जो है जो उनको अच्छा लग रहा है उसको परचेज करेंगे और उसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करेंगे। वो जो है ये सारा काम जो है आपने क्या किया, आपने तो सिर्फ पैसे दिए, आपने ये नहीं देखा कि कौन सी कंपनी अच्छी है कौन सी बुरी है। आपने जो है एक मैनेजर, एक म्यूचुअल फंड कंपनी को आपने दे दिया, उसने जो है आपके बिहाफ पे जो है उस कंपनी के शेयर को परचेज आपको दे दिया। ये होता है म्यूचुअल फंड का काम। म्यूचुअल फंड में जो है आपका जो है आपको ये नहीं दिखेगा कि कौन कौन से जो है आपने कंपनीज का लिया हुआ है, या वो आपके उसमें नहीं आएगा, आपके जो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है उसमें आपको ये नहीं दिखाई देगा। आपको ये दिखाई देगा कि मैंने एच का लिया, बट एच ने आगे कहाँ कहाँ पे इन्वेस्ट करा हुआ वो आप जो है उनकी समरी में जाके देख सकते हो कहाँ कहाँ पे उन्होंने इन्वेस्ट करा हुआ है। ठीक है ना, तो ये जो होता है काफ़ी लोअर अमाउंट से शुरू हो जाता है, 50 100 200 रुपये से आप जो है इसमें इन्वेस्ट करना चालू कर सकते हैं। और इसमें जो है सबसे बड़ा जो बेनिफिट ये रहता है कि अगर आप बिल्कुल स्टार्टिंग एज में कर रहे हैं, जहाँ पे आपको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है स्टॉक मार्केटिंग, तो वहाँ पे जो है आप जो है म्यूचुअल फंड के थ्रू जाए। म्यूचुअल फंड में जो है एक बुके बना के चलते हैं तो आपका जो है रिस्क जो है वो प्रोटेक्टेड रहता है। इसका एक जो लॉस सिर्फ ये रहता है कि इसमें जो है आप बहुत ज़्यादा रिटर्न जो है वो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि मेरे को जो है एक लॉन्ग टर्म में जो है 25% या 30% का सी जाएगा। क्योंकि देखो डेफिनेटली क्या ये जो है ये इनकी जॉब है, एक तरीके से जॉब कर रहे हैं, तो इनकी जॉब में जो सिक्योरिटी सेफ्टी कब है, जब जो है ये आपका पैसा जो है डूबने से बचा ले। तो इनका जो है फोकस जो होता है दोनों पर्पज से रहता है कि एक तो उसमें थोड़ा सा एप्रिसिएशन भी मिल जाए, बट हम इतने रिस्की
चीज़ में जो है बेट ना कर लें कि आपका जो है पैसा भी जो है वो माइनस में चल जाए, ठीक है, या फिर वो लूज हो जाए। तो ये अपना जो है जॉब जब कर रहे होते हैं तो ये सारी चीजें सोच के चलते हैं, तो इसमें जो अपवर्ड जो पोटेंशियल जो रहता है वो भी बहुत ज्यादा नहीं रहता। देखो जहाँ पे रिस्क है वहीं पर जो है प्रॉफिट है, जहाँ पे ज्यादा रिस्क होएगा वहीं पर ज्यादा प्रॉफिट होगा, जहाँ पे ज्यादा प्रॉफिट होगा वहां पे ज्यादा रिस्क होगा। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो अब ये देखो कि इस में जो है म्यूचुअल फंड में, और दूसरा ये चीज आप हमेशा देखना है चूज करते हो म्यूचुअल फंड को चूज करते हुए कि म्यूचुअल फंड में आपका जो एक्सपेंस रेशियो कितना है। जनरली म्यूचुअल फंड में एक्सपेंस रेशियो जो है वो 2% के आसपास में रहता है। इट मीन्स कि अगर आपने एक साल में किसी म्यूचुअल फंड में 1 लाख रुपए लगाए हैं तो वो अल्टीमेटली जो शेयर मार्केट में जो आपका जो पैसा लगेगा वो 98 लाख रुपीज लेंगे, क्योंकि 98,000 रुपीज ही लगेंगे, क्योंकि जो है 1 लाख रुपए में से 2% उनके एक्सपेंस चार्जेस थे। ये मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, तो आपको ये भी जरूर देना कि एक्सपेंस चार्जेस कितने हैं, ठीक है। उसके बाद में ईटीएफ आते हैं। ईटीएफ की फुल फॉर्म होती है एक्सचेंज ट्रेडिंग फंड। तो इसमें क्या होता है, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड में क्या होता है कि बेसिकली एक स्टॉक को ना लेके एक पूरे बुके में जो होता है हम उसमें हम उस बुके को हम खरीद या बेच सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए ईटीएफ का एक एग्जाम्पल मैं आपको लेके चलता हूँ। तो ईटीएफ है निफ्टी 50 है। ये जो निफ्टी 50 ईटीएफ जो होता है, ये निफ्टी 50 एक्सचेंज ट्रेडिंग फंड जो है, ये जो होते हैं ये भी बहुत सारे कंपनीज के होते हैं, ठीक है। ये भी आपको देखेंगे कि आपको कौन सी कंपनीज के लेने कौन सी कंपनीज के नहीं लेने। अल्टीमेटली यहाँ पे ज्यादा लिक्विडिटी होगी, आप जो है वो मतलब ज्यादा लोग वहाँ पे खरीद रहे हैं बेच रहे हैं, ताकि जो है जब आपको भी कभी लाइफ में आगे खरीदना और बेचना पड़े तो आपको पता होना चाहिए। तो देखो इसमें जो है कौन कौन से हैं, गोल्ड बीज है, सिल्वर बीज है, ठीक है, ये बहुत सारे बीज है। ऑल इसमें आगे कितने भी हैं, ठीक है। हम सिर्फ निफ्टी 50 अगर हम इंटरेस्टेड हैं तो निफ्टी 50 का जो इसमें सबसे ज्यादा वॉल्यूम हम देख लेते हैं। देखो तो निफ्टी 20 करके जो है ये सबसे ज्यादा जो है इसमें जो है सबसे ज्यादा वॉल्यूम इसी में आता है, ठीक है। तो निफ्टी 20 जो है यानी ये क्या है कि आप निफ्टी 20 को जाके आप रिलायंस को पहले आप खरीद के बेच सकते हैं, वैसे ही जो है आप जो है निफ्टी 20 को भी जो है आप पूरा खरीद सकते हो। निफ्टी को खरीदने से क्या फायदा होगा कि अदर देन कि आप किसी एक कंपनी में डालो, जो इसमें जो है इंडियन टॉप 50 कंपनीज हैं एज पर एनएससी रिकॉर्ड। एज पर एनएससी रिकॉर्ड जो है टॉप 50 जो है उसका एक बुके बना के जो है आप उसमें अगर वो 50 कंपनीज जो है वो बढ़ेगी तो आपका पैसा बढ़ेगा, अगर वो 50 नहीं घटेगी तो आपका पैसा घटेगा, और अगर वो 50 में कुछ घट रही है कुछ बढ़ी तो उसी हिसाब से वो एवरेजिंग होकर जो है वो बढ़ाता है। अगर हम इंडिया की हिस्ट्री की बात करें तो ऑन एवरेज 12 to 14% रिटर्न जो है जब से शेयर मार्केट चालू हुआ करीबन 14-15 साल का जो है हम ये देखें तो आपको जो है ये इसमें जो है 12 से 14% जो है मिल जाता है निफ्टी में। निफ्टी 50 में जो है अगर आप इन्वेस्ट करना हो तो म्यूचुअल फंड के थ्रू भी कर सकते हो। म्यूचुअल फंड के थ्रू ना ज्यादा अच्छा रहेगा, आप जो है इसमें ईटीएफ के थ्रू करेंगे तो ज्यादा बेनिफिट रहेगा। इसमें एक्सचेंज चार्जेस जो है वो नहीं रहेंगे, आपको बहुत ज्यादा इसमें मूवमेंट नहीं करनी है कि लिया बेचा बेचा। इसमें लिया बेचो तो क्या करोगे, तो इसमें बहुत सारे ट्रांजेक्शन चार्जेस इसमें जो है आपका जो है ब्रोकर के चार्जेस रहेंगे खरीदने बेचने के, इसके बाद में आपके एक्सचेंजेस के चार्ज रहेंगे, गवर्नमेंट की इसमें जीएसटी रहेगी, बहुत सारे चार्जेस रहते हैं। तो उसमें बेचने में बहुत ज्यादा नहीं लगना आपको, आप सिर्फ इसमें खरीदते हैं तो बहुत ज्यादा इसमें चार्जेस नहीं लगते हैं, ठीक है। तो निफ्टी ईटीएफ आपको समझ में आ गया कि रेदर देन कि एक स्टॉक एक पूरे बंच को जो है अगर मैं खरीदूं उसको हम ईटीएफ कहते हैं। अब ईटीएफ बहुत सारे ईटीएफ आ गए आजकल, जैसे मैंने अभी आपको 50 का दिखाया, वैसे जो है आपका जो है 100 का भी ईटीएफ है। इसके बाद में जो है आपके जो स्पेशल है जैसे मोमेंटम फाइनेंस की ईटीएफ अलग से हैं, तो बहुत सारे ईटीएफ्स हैं, तो उसको भी जो है आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। लेकिन जिसमें जनरली हमें उसको चूज करना चाहिए, जैसे यहाँ पे जो है निफ्टी 20 है, फिर एसईटीएफ निफ्टी 50 है, ठीक है, निफ्टी ईटीएफ करके है। तो ये सारी चीजें ये जो है निफ्टी 20 जो है ये कहीं भी आपको पता होना चाहिए, ये जो है ये कोई किसी न किसी कंपनी का होगा। ये जो है अब देख लेते हैं निफ्टी 20, निफ्टी 20 ऑफ विच कंपनी। तो ये जो है किसी कंपनी ने जो है ये कोई भी कंपनी जो प्राइवेट हो या सरकारी हो, कोई भी कंपनी जो है इसको बना सकती है। तो ये निपॉन इंडिया जो है इसने जो इन्होंने जो है ये ईटीएफ बनाया हुआ है। तो इसकी जो लिक्विडिटी अच्छी है, तो अगर आप ईटीएफ में जाना चाहो तो आप इसे जा सकते हो। आप हर कोई ईटीएफ जो हो सकता है वो अलग अलग कंपनियों की, जैसे ये निपॉन ने निकाला हुआ है, हो सकता है कि कोई दूसरी जो है वो और किसी कंपनी ने निकाला हो। तो ये भी जो है आप चीजें अभी पता होना चाहिए, इसलिए ये जो है मैं आपको बता दी।
इसके अलावा है हम इसमें देख सकते हैं ईटीएफ के बाद में आता है इंडेक्स फंड। ईटीएफ और इंडेक्स फंड जो होता है वो काफी सिमिलर होता है, rather than मैं ये बोलूंगा म्यूचुअल और इंडेक्स फंड जो होता है काफी सिमिलर होता है। इसमें एक डिफरेंस होता है, इंडेक्स फंड में भी एक बुक ही रहता है, लेकिन ईटीएफ में जो होता है आप रियल टाइम में आप ट्रेड करते हो, जैसे को आप जो है रियल टाइम आप ट्रेड करते हो, इसी तरीके से जो है इसको भी जो है रियल टाइम में। तो जिस तरीके से जो है इंडेक्स फंड होता है और म्यूचुअल फंड में मेजर डिफरेंस ये रहता है कि इंडेक्स फंड भी एक बुके रहता है, बट वो जो बुके जो रहता है वो फिक्स रहता है। वो जो है या एनएससी या बीएससी जो है वो डिसाइड करेंगे कि वो कौन कौन सा बुके है। जैसे निफ्टी 50 है तो वो निफ्टी का है, ठीक है। बीएससी जो है उसका सेंसेक्स है, सेंसेक्स जो है वो क्या है, वो बनाया हुआ है बीएससी ने। एनएससी ने क्या बनाया हुआ है ना, निफ्टी 50। एक एग्जांपल दे रहा हूँ। तो उसमें जो इंडेक्स फंड जो होगा निफ्टी 50, जो इंडेक्स फंड जो होगा उसमें क्या रहेगा कि जो आपका जो बुफे जो होगा वो जो है वो किसने बनाया है, वो एनएससी ने बनाया है। वो कोई आपका मैनेजर नहीं है जो आपका बना रहा है। तो इससे आपको क्या बेनिफिट हुआ बेसिकली कि क्योंकि उसमें कोई मैनेजर नहीं है तो उसमें एक्सपेंस रेशियो जो है वो काफी कम हो गया। अब अगर आप जो है लार्ज कैप में अगर आप डालना चाह रहे हो, म्यूचुअल फंड के लार्ज कैप में आप डालना चाह रहे हो, तो उसमें आपको पता है कि हो सकता है कि 2% 1% जो है या आधा परसेंट जो है उसमें आपका एक्सपेंस चार्जेस हो। वो जो है आपका जो मैनेजर जो होगा जिसको भी आप कंपनी को दोगे, तो वो जो है वो आपसे चार्ज कर लेगा। लेकिन अगर जो है इंडेक्स फंड में जो होता है, क्योंकि जो है ये एनएससी या बीएससी जो है वो डिसाइड करती है कौन से उसमें स्टॉक रहेंगे कौन से नहीं रहेंगे, तो इसके बेसिस के ऊपर जो है वो उनको कॉपी पेस्ट करते हैं। इसलिए इंडेक्स फंड जो होते हैं वो काफी सस्ते होते हैं। इंडेक्स फंड भी जो है अलग अलग कंपनीज बनाती है, जैसे निकॉन है, उसके बहुत सारे इंडेक्स फंड होंगे, एचडीएफसी के बहुत सारे इंडेक्स फंड होंगे, कोटक के बहुत सारे इंडेक्स फंड होंगे। तो उसमें जो थीम जो होगी वो जो है वो अलग अलग हो सकती है। वो हो सकता है सेंसेक्स बेस्ड भी हो सकता है, निफ्टी 50 बेस्ड भी हो सकता है। तो दूसरे भी जो थीम जो है उसके बेस के ऊपर भी ये चीजें हो सकती हैं, ठीक है। लेकिन जो इंडेक्स फंड में जो है मेजर डिफरेंस ये रहता है कि इसमें जो कौन से स्टॉक रहेंगे कौन से स्टॉक नहीं रहेंगे, ये जो डिसाइड जो करता है वो एनएससी या बीएससी करता है, और उसी चीज को जो है वो फॉलो करते हैं जो भी इंडेक्स जो भी कंपनी बना रही है वो, ठीक है। तो म्यूचुअल फंड में जो होता है, म्यूचुअल फंड में जो आपका फंड मैनेजर जो होता है वो कोई भी शेयर को खरीदना है बेचना जो है वो उसके पास में राइट्स होते हैं, कभी भी खरीद दे सकता है, क्योंकि उसको बहुत ज्यादा उसमें स्टडी करनी होती है। उसमें जो उसको देखना होता है कि कौन सा स्टॉक परफॉर्म करेगा, कौन सा स्टॉक बेटर है, कौन सा स्टॉक जो है आगे आने वाले टाइम में आपको रिटर्न दे सकता है, किसकी जो है अभी करंट में जो है वैल्यूएशन अच्छी है, या फिर जो है किसके पास में ऑर्डर बुक अच्छा है। इन सारी बेसिस के ऊपर वो डिसाइड करता है, आपके लिए बेस्ट स्टॉक चुनकर लेकर आता है। इसलिए जो है म्यूचुअल फंड जो होता है आपसे कुछ परसेंट चार्ज करता है एज एन की जो उसने आपको सर्विसेज दी, ठीक है। वहीं पर ही जो है इंडेक्स फंड में जो होता है ये चार्जेस जो होते हैं वो नेग्लिजिबल रहते हैं। कहीं पे 0.1 रहता है, कहीं पे 0.2 रहता है। ये भी सारी चीजें जो है आप इसको डेफिनेटली जब आप चूज करते हो तो ये आपको देखना है कि इंडेक्स फंड जो है वो क्या है। और ईटीएफ और इंडेक्स फंड में ये डिफरेंस रहता है कि ईटीएफ जो होता है वो ट्रेड हो सकता है दिन के 10 बजे। आपने अगर कोई जो है मान लो ईटीएफ जो है मान के चलो निफ्टी 50 का है, तो आपने उसको 10 रुपए में खरीदा तो वो 10 रुपए में ही जाएगा। लेकिन इंडेक्स फंड खरीदा तो हो सकता है वो 10 रुपए का जो है जो भी उसका क्लोजिंग प्राइस जो होगा वो 10 जो क्लोजिंग प्राइस जो होगा वो उसके ऊपर जो है वो उसको ट्रिगर करेगा। तो ये डिफरेंस है ईटीएफ में और इंडेक्स फंड में। अगर आप बहुत ज्यादा मूवमेंट करते हैं तो जो है आपको ईटीएफ ज्यादा बेटर है। इंडेक्स फंड जो है जैसे लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप होल्ड कर रहे हैं तो इंडेक्स फंड ज्यादा बेटर है, ठीक है। और भी बहुत सारी चीजें होती हैं कि आपको इंडेक्स फंड में लिक्विडिटी की कोई दिक्कत नहीं होती। आप 1 करोड़ भी डालना चाहो तो आप इंडेक्स फंड में डाल सकते हो। ईटीएफ में डेफिनेटली जहां पे वॉल्यूम कम ज्यादा है उसके हिसाब से जो है वो आपको देखना पड़ेगा कि इसमें कितना वॉल्यूम हो रहा है। तो ये सारी चीजें भी आपको उसमें कंसिडर करके चलेंगे, ठीक है। आपको जो है ये डिफरेंस बिटवीन इक्विटी एंड डेट इन्वेस्टमेंट मैंने आपको बता दिया। इक्विटी जनरली होता है कि किसी कंपनी के शेयर को खरीदना, उसमें मालिकाना हक लेना, उसका मालिक बनना कुछ परसेंट में, ठीक है। तो वहीं पर ही जो है डेट क्या होता है कि डेट इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं वो होते हैं गवर्नमेंट बहुत सारी चीजें जो जो निकालती हैं एज पर लोन, जैसे वो लेती हैं, बॉन्ड्स वगैरह हैं। तो ये सारी चीजें भी रहती हैं। इसमें इंटरेस्ट जो होता है वो आपको जो गेन जो होता है वो आपको कम होता है एज कम्पेयर टू द इक्विटी, बट वहीं पर ही रिस्क भी आपका कम हो जाता है। और वो सारी चीजें भी डेफिनेटली इसमें बेनिफिट बहुत सारी चीजें रहती हैं, ठीक है। वाई कंपनीज गो पब्लिक, जैसे कि मैंने आपको बताया कि कंपनीज जो होती हैं वो उनको पब्लिक जाना होता है। जब वो कंपनीज पब्लिक में जाती हैं तो तभी जो है उनको जो है जब वो कंपनी पब्लिक लिमिटेड बनेगी तभी जो है उसका जो है कंपनी के शेयर्स में जो है आप हिस्सा ले सकते हैं, उसको खरीद या बेच सकते हैं। तो ये कोई कंपनी करती क्यों है? जैसे मैं मान के चलो मालिक हूँ किसी एक कंपनी का, वो कंपनी का जो है वैल्यूएशन आज के टाइम में 100 करोड़ रुपए का है,
और मुझे लगता है आने वाले टाइम वो कंपनी ग्रो भी करेगी, तो मैं अपना जो है मालिकाना हिस्सा 25% जो हिस्सा जो है मैं आपको क्यों दूं, या किसी रिटेल किसी पब्लिक को मैं क्यों दूं उसमें जो है, क्योंकि देखो 25% तो मिनिमम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हिसाब से जो है वो आपको देना ही पड़ता है। तो 25% में मैं क्यों दूं, अगर मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में इतना अच्छा मेरा बिजनेस है तो फिर तो मेरे को कभी देना ही नहीं चाहिए, क्योंकि आने वाले टाइम में अगर प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट भी तो मेरा बटेगा। लेकिन इसमें जो होता है ये रहता है कि कई कंपनी जो होती है इसको ग्रोथ प्रोस्पेक्ट के लिए, कि मेरे को जो है इस कंपनी को जो है ग्रोथ करना है, उसके लिए मेरे पास में पैसा नहीं है। मान के चलो कि आज मेरी कंपनी की वैल्यूएशन 100 करोड़ रुपए की है। 100 करोड़ रुपए में जो है अगर जो है मैं उसकी 25% हिस्सेदारी बेचता हूँ, तो 100 करोड़ में से जो है 25% हिस्सेदारी बेची तो 25 करोड़ मेरे पास में आ गया। तो 25 करोड़ रुपए जब मेरे पास में वो आ जाता है, तो उस कंपनी वो जो पैसा जो होता है फिर मैं उसको फर्दर उसको कहीं पे इन्वेस्ट कर सकता हूँ, फर्दर किसी जो उसको बिजनेस में लगा सकता हूँ। अगर मेरी जो कोई डेट वगैरह है तो मैं उसका रीपेमेंट कर सकता हूँ। मुझे लग रहा है कि कोई नई फैक्ट्री डालनी है, कोई नई मेरे को प्लांट एंड मशीनरी लेनी है, कहीं पे लैंड लेना है, कहीं पे कुछ चीजें करनी है, तो मतलब उसकी ग्रोथ के लिए कि आगे आने वाले टाइम में किस तरह की ग्रोथ होगा उसके लिए वो पैसा को मैं उसको यूज कर सकता हूँ। तो आने वाले टाइम में जब वो ग्रोथ होगा तो जो वो प्रॉफिट जो होगा वो भी बढ़ेगा। तो वो हो सकता है कि जो मेरा अभी 100% का प्रॉफिट में जो मेरे को गेन हो रहा था वो 75% के गेन में भी वो काफी ज्यादा हो। ठीक है, तो इस तरीके से जो है इस रीजन से जो है वो उस चीज को बेचते हैं, उस चीज को सेल आउट करते हैं। ठीक है, बहुत सारी आजकल तो बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जो टोटली जो है प्रोफेशनल बेस्ड रन बेस्ड भी कंपनी है, जिसमें जो है मालिकाना हक जो एक बड़े इन्वेस्टर का जो होता है वो बहुत कम होता है, बल्कि बहुत सारे उसमें मल्टीपल इन्वेस्टर होते हैं। और उसमें जो प्रमोटर जो होता है, प्रमोटर मतलब मेन जो मालिक जो होता है, उसकी सैलरी बहुत कम होती है। एक छोटा सा एग्जाम्पल जो है मैं आपको HDFC बैंक में दिखाता हूँ। तो इसमें देखो जो प्रमोटर जो है वो सिर्फ 25% के आसपास में थे पहले, अभी तो 0% हो गया। प्रमोटर की जो होल्डिंग जो है वो ना के बराबर है। और जो है इसमें, लेकिन जो FII है उनकी होल्डिंग बहुत है, DIA बहुत होल्ड कर रहे हैं, गवर्नमेंट इसमें होल्ड कर रहा है। और ये जो है आपके जैसे मेरे जैसे जो लोग जो है वो पब्लिक में जो रिटेलर्स जो है उनका भी 17, 18, 16% के आसपास में होल्डिंग है। ठीक है, तो इस तरीके से भी बहुत सारी कंपनी है। लेकिन जो है अगर आप इसी में जो है इसका रिलायंस में अगर आप देखोगे तो रिलायंस में आप देखोगे कि अभी भी जो है 50% होल्डिंग जो है वो अंबानीज फैमिलीज की जो है वो है, प्रमोटर की है। अब इस प्रमोटर में कौन कौन है इसकी भी डिटेल आप देख सकते हो, ये सारे हैं। ठीक है, तो ये जो है ये आपको जो है ये इस तरीके से आप ये देख सकते हो कि ये मुकेश अंबानी हो गया, नीता अंबानी होंगे, है ना। इस तरीके से जो कितना कितना परसेंट है। अब ये जो ज्यादा जो होल्डिंग जो आपको दिख रही है ये भी उन्हीं की ही फॉर्म होगी। अब इसको भी अगर आप देखना हो तो यहाँ पे जाके आप पूरा डिटेल वगैरह देख सकते हो कि जैसे ये जियो फाइनेंस रिलायंस इंडस्ट्री जो इनकी शेयर होल्डिंग है, तो इस कंपनी का नाम रिलायंस इंडस्ट्री ही है। ये क्या है, श्री भारत कमर्शियल LLP के नाम से इन्होंने ये खोल रखा हुआ है अपना। ठीक है, तो इस तरीके से जो है आपको पता लगेगा। जैसे अब एक TCS जो है, TCS जो है देखो IT कंपनी है। IT कंपनी में जो है यहाँ पे जो है कितना है इसमें 71% के आसपास में है। टाटा के जो प्रमोटर है उनका, वहीं पर ही जो है जो कंपनी है इंफोसिस जो है ये भी IT कंपनी है, काफी बड़ी कंपनी है, टाटा के बाद में इसी का नाम आता है। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो आपकी होल्डिंग देखो प्रमोटर की जो है मात्र 14% के आसपास की होल्डिंग है। तो इस तरीके से जो है आपको जो है ये पता लगेगा कि किसका मालिकाना हक कितना है। ठीक है, अच्छा कंपनीज जो है वो जब वो पब्लिक जाती हैं तो अपना कुछ हिस्सेदारी उनको सेल करनी होती है, इसका मैंने आपको रीजन बता दिया। अब जो है IPO का मतलब जो होता है वही होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग की। जब सबसे पहली बार जब मेरी जो कंपनी है, जब मेरी कंपनी प्राइवेट लिमिटेड थी या LLP थी या जो जो भी कंपनी का टाइप था, जब मेरे को उससे जो है पब्लिक लिमिटेड करना है अपनी कंपनी को, तब जो मेरे को जो हिस्सेदारी जब बेचनी है, जो 25% मेरे को जो है वो डाइल्यूट करना मार्केट में, ताकि जो कोई भी उसमें HNI हो या फिर कोई रिटेलर हो या फिर कोई FII हो DI हो जब उसको परचेस करें, तो उस टाइम जब सबसे फर्स्ट टाइम जो मैं अपनी कंपनी की हिस्सेदारी को बेच रहा हूँ उसको हम कहते हैं IPO, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। अभी वेरी रिसेंटली जो है वो काफी कंपनीज की जो है IPO आई है, तो वहां पे भी आप जाके देख सकते हो कि कौन कौन सी जो IPO किस किस तरीके से परफॉर्म करा हुआ है। ठीक है, जब वो निकालते थे तो उसमें वो सारा वो डिस्क्लेमर भी देते हैं कि वो आगे आने वाले टाइम में कहाँ पे उसको यूज करेंगे, उस फंड का क्या क्या उसका जो है वो यूज होगा, ये सारी चीजें भी जो है वो उस चीज में उनका डिस्कशन जो है वो उसमें रहता है। ठीक है, इसके अलावा जो है हाउ कंपनीज यूज फंड टू रेज ग्रो देयर बिजनेसेस। अब जो है कंपनीज जो होती हैं वो अगर अपने ग्रो करना बिजनेस, तो कंपनी को फंड रेज जो होते हैं वो किस किस तरीके से कर सकती है। जैसे मैंने बताया एक वन ऑफ द वे की IPO है, कि इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग ही हमने कर दी मार्केट में, जो है कुछ जो है वो हमने शेयर पब्लिक को या रिटेल को किसी को भी बेच दिया, मार्केट में बेच दिया, इस तरीके से कह लो। दूसरा जो है हम जो है लोन्स वगैरह भी ले सकते हैं। अब वो लोन जो है वो किससे लेंगे,
बैंक्स वगैरह से ले सकते हैं, एनडीएफसी से ले सकते हैं, तो इन सारी कंपनी से भी जो है वो लोन वगैरह पैसे वगैरह लिया जा सकता है। ठीक है। तो अब इसके बाद जो है बेसिक टर्म्स एंड कंपोज, इसमें जो है बुल एंड बियर मार्केट है, पोर्टफोलियो, डिविडेंड, मार्केट कैपिटलाइजेशन एक्सेट्रा। तो फर्स्ट जो है बुल एंड बियर मार्केट, देखो मार्केट को जो है जनरली जो है बुल एंड बियर मार्केट में जो है वो डिवाइड करा गया है। बुल और बियर जो है दोनों जो है एनिमल्स होते हैं। बुल जो होता है जनरली हम तब कहते हैं जब मार्केट जो है वो ऊपर की तरफ जा रहा हो, हायर हाई एंड हायर लो जब बना रहा हो उसको हम कहते हैं बुल मार्केट। एक एग्जांपल है कि बुल मार्केट जो है उसका एक एग्जांपल मान के चलो कि जैसे एक, अब इसी का जो है मैं चार्ट आपको दिखा देता हूँ। ठीक है। तो अगर मैं इसका जो है ये जो टाइम फ्रेम का चार्ट अगर मैं दिखाऊं, तो आप इसमें देखो यहाँ से जो है ये जो है काफी लंबे टाइम फ्रेम का देख लें, तो आपको मैं जो है बटन के लिए छोटे का दिखाता हूँ। देखो जब ये यहाँ से जब ये मूवमेंट कर रहा था, यहाँ से ऊपर जा रहा था, ये अपर हाई बनाया, फिर ये इसने लोअर लो बनाया, लेकिन इस लो को नहीं तोड़ा। क्योंकि या तो आपको इसको ट्रेडिंग व्यू में दिखाता हूँ मैं। जैसे कि ये जो ट्रेडिंग व्यू में है इसमें आपको और अच्छे से ये दिखेगा। जब ये इस लेवल पे था, ठीक है, यहाँ पे जब ये था देखिए, तो यहाँ पे जो है ये यहाँ पे आया, फिर ये यहाँ से ये नीचे आया, लेकिन इसने जो है नीचे के लो वाले को नहीं तोड़ा है। ठीक है, जो मेरा फर्स्ट डॉट है, ये जो थर्ड डॉट है, फिर ये ऊपर गया है, यहाँ यहाँ पे गया है मान के चलो, फिर ये जो है थोड़ा सा जंप ये नीचे की तरफ में आया है, लेकिन ये जो नीचे वाले लोअर को नहीं तोड़ा और ऊपर वाला जो हाई है उससे ऊपर गया। फिर ये यहाँ पे आया है, ठीक है, फिर ये यहाँ पे आया है, फिर ये यहाँ पे आया। अब यहाँ तक जो था ये हम बुल मार्केट है, क्योंकि ये जो है अपर हाई बना रहा है और लोअर हाई बना रहा है। ठीक है, हायर हाई बना रहा है, मतलब कि ये जो है ये इसको तोड़ नहीं रहा है। ठीक है ना, इस लेवल को नहीं तोड़ रहा। ठीक है, तो ये जो है ये बुल मार्केट है। अब बियर मार्केट जो होता है वो क्या होता है, अब जैसे अब किसी दूसरी कंपनी को पकड़ लेते हैं हम, जैसे जो है जो कंपनी है वो जो है, अगर मैं वीकली या चलो डेली टाइम फ्रेम में इसको अगर मैं कन्वर्ट करूँ, ये देखिए ये जो है ये जो इसका जो टाइम फ्रेम है ये क्या है, इसका बियर जोन है। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसमें जो है अब आप देखो ये हाई बना रहा है, ठीक है, ये यहाँ से फिर ये लो आ रहा है, फिर ये छोटा सा हाई बना रहा है लेकिन पहले वाले हाई को तोड़ नहीं पा रहा, फिर ये लो बना रहा है, फिर ये इसने ये हाई बना रहा है लेकिन पहले वाले हाई को नहीं तोड़ा, फिर इसने लो बनाया, फिर ये इसने हाई बनाया लेकिन पहले वाले हाई को नहीं बनाया लेकिन लोअर लो बना लिया। इस तरीके से जो होता है ये क्या बना रहा है कि नीचे नीचे चैनल जो है नीचे की तरफ चल रहा है। तो ये जो है ये इसका क्या जोन है, ये इसका जो है बियर जोन आ गया। ठीक है, तो बुल्स जब मार्केट ऊपर जा रहा होता है तो बुल्स होते हैं, और जब मार्केट नीचे जा रहा हो तो बियर होता है। अब बुल्स एंड बियर जो होता है ये तो एक, जैसे मैंने आपको पैटर्न बताया इसी तरीके से जो होता है ये तो हमने अलग अलग स्टॉक में देखा। अब हम ये भी बोल सकते हैं कि ये अभी बुल टाइम चल रहा है कि बियर टाइम चल रहा है। ये भी जो है चार्ट जो है हम जो है जो मेन जो भी जो टॉप 50 कंपनीज है निफ्टी 50 के इंडेक्स से जो है वहां से हम पता लगा सकते हैं। देखो तो ये जो टाइम फ्रेम था, ये जो टाइम फ्रेम था ये जो था ये बुल जोन था बिल्कुल ही। ठीक है, क्योंकि ये देखो आप जो है ये हायर हाई एंड ये लोअर हाई बनाते हुए जा रहे हैं। ठीक है, ठीक है, अब इसी तरीके से जो है, ठीक है, यहां तक जो है ये बुल था, लेकिन अभी जो है देखो अभी ये किस तरीके से चैनल बना रहा है इस टाइम में। तो ये जो है ये अभी जो है कौन सा जोन है, ये देखिए अब ये यहाँ पे आया हुआ है। अब ये पता नहीं कि किस तरीके से इसको रिएक्ट करेगा। अगर ये जो है इसने जो अपना जो ये जो लास्ट इसने जो हाई बनाया था, ये जो हाई बनाया था, अगर ये इसको तोड़ के अब जो ऊपर जो है इसी तरीके का ये जो पैटर्न है इस तरीके का पैटर्न बनाने लग पड़ेगा तो हम बोलेंगे हम बुल जोन में आ गए। अभी जो है शॉर्ट टर्म में बियर जोन में। अब ये भी है कि ये कौन से जोन में, ये डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से, मतलब जो रेगुलरली जो मतलब बहुत ज्यादा ट्रेडिंग करते हैं, जो मतलब कि खरीदना बेचना करते हैं, उनके लिए जो अभी हम बियर जोन में। लेकिन अगर हम इसी को जो है अगर हम मंथली में कन्वर्ट कर दें, तो मंथली अगर हम कन्वर्ट कर दें तो अभी हमको अभी भी जो है हम जो है बुल जोन पर ही है, क्योंकि देखो उसका लोअर ये था, फिर ये था, फिर ये लोअर ये बनाया था, फिर ये लोअर बनाया, फिर ये लोअर बनाया। अब इस लोअर के पास में जब ये तोड़ेगा तब हम बोलेंगे कि एक लॉन्ग टर्म में काफी बड़े लेवल पे जो है हम जो है बियर जोन में जा रहे हैं। लेकिन अभी जो है हम बुलिश जोन में, अगर हम इसको लॉन्ग टर्म में देखेंगे मंथली चार्ट में अगर हम देखें तो अब ये भी आपको पता होना चाहिए कि चार्ट जो है वो किस किस तरीके के होते हैं। देखो चार्ट जो होता है हर टाइम फ्रेम का होता है। जैसे यहाँ पे जो है अगर आप चार्ट देखोगे तो 1 मिनट से लेके जो है आपको 1 घंटा, 4 घंटा, एक दिन, 1 महीना, 3 महीना, 6 महीना, 12 महीना, तो बहुत सारे टाइम फ्रेम होते हैं। तो ये आपका रहता है कि आपको जो है किस तरीके से जो है
आपको करना है। ट्रेडिंग आप किस हिसाब से कर रहे हो, इन्वेस्टिंग किस हिसाब से कर रहे हो, तो उसके हिसाब से जो है ये सारी चीजें होती हैं। ठीक है, तो यहीं पर ही जो है अब आपको जो है ये कहाँ पे थे हम, बुल एंड बियर का आपको पता लग गया। बुल मतलब ऊपर जाना, बियर मतलब नीचे जाना। तो बुल एंड बियर की डेली बेसिस पे जो होता है बेसिकली शेयर मार्केट में दोनों की फाइट होती है। अगर जो है बुल वाले जीतेंगे, जो ऊपर ले जाना चाहते हैं, अगर वो जीतेंगे तो मार्केट ऊपर जाएगी। बियर वाले अगर जीत जाएंगे तो वो जो है मार्केट नीचे जाएंगे। बुल एंड बियर मतलब सप्लाई एंड डिमांड। कितने लोग जो है बाय करना चाहते हैं, कितने लोग जो है सेल करना चाहते हैं, कितने लोग जो है खरीदना चाहते हैं, कितने लोग बेचना चाहते हैं। जब ये आपस में जब लड़ते हैं, फाइट करते हैं, जितने नंबर ऑफ पीपल ज्यादा होते हैं, रेदर देन की मैं बोलूंगा जितने नंबर ऑफ पीपल, जितने ज्यादा पैसे की मूवमेंट जो होती है जिस तरफ में होती है, बाइंग की तरफ मूवमेंट होती है तो ऊपर जाएगा, अगर सेलिंग की तरफ मूवमेंट होती है तो मार्केट नीचे जाता है। ठीक है, इसके बाद में जब बुल एंड बियर के बाद में पोर्टफोलियो क्या होता है। पोर्टफोलियो मतलब कि जितने आपने स्टॉक खरीदे, मान के चलो कि आपने जो है 50 स्टॉक खरीदे होंगे, तो 50 स्टॉक खरीदे होंगे तो वो आपका पोर्टफोलियो बन गया। ठीक है ना। उसके बाद में डिविडेंड क्या होते हैं। हर एक कंपनी जो होती है, जब कंपनी काम करती है तो कई कंपनी जो होती है डिविडेंड देती है, कई कंपनी डिविडेंड नहीं देती है। डिविडेंड का मतलब ये होता है कि जब किसी कंपनी को 100 रुपए का फायदा हुआ, ठीक है, सारे अपने एक्सपेंस सब निकालने के बाद नेट प्रॉफिट जो है उसको 100 रुपए का हुआ, तो 100 रुपए में से जो है कंपनी कहती है कि यार इसमें से मैं क्या करता हूँ, 10 रुपए जो होती है उसको जो है मैं बांट देता हूँ। जितने भी जो है हमारे मार्केट में जो लोग जो है जिन्होंने हमारे शेयर खरीदे उसमें बांट देता हूँ। 90 रुपए को मैं अपने पास में रख लेता हूँ, ताकि जो है उसको मैं रिजर्व करके रखूं, ताकि मैं उसको आगे यूटिलाइज कर सकूं। ठीक है, तो इस तरीके से जो होता है, कई कंपनियां जो होती हैं डिविडेंड देती हैं, कई कंपनी डिविडेंड नहीं देती हैं। जनरली आइडली क्या होता है कि ज्यादातर जो गवर्नमेंट कंपनीज जो होती हैं वो ज्यादा डिविडेंड देती हैं, और जो प्राइवेट कंपनीज होती है वो कम डिविडेंड देती है। बट ऐसा नहीं है कि प्राइवेट कंपनीज बिल्कुल डिविडेंड नहीं देती, कहीं प्राइवेट कंपनीज भी अच्छा खासा डिविडेंड देती हैं। बट वो आपको देखना पड़ेगा कि डिविडेंड कौन सी कंपनी देती है, कौन सी कंपनी नहीं देती है। डिविडेंड में जो है जितने आपने शेयर लिए उस शेयर के हिसाब से जितना भी जो डिविडेंड जो आपका बनेगा उतना जो है आपके अकाउंट में ऑटोमेटिकली क्रेडिट हो जाता है। हर ये 3 महीने में जो होता है ये कॉल्स वगैरह करते हैं, मैनेजमेंट जो होता है मिलते हैं, अपना रिजल्ट वगैरह शेयर करते हैं। जब वो रिजल्ट शेयर करते हैं तब वो डिसाइड करते हैं कि कितना हमें जो है वो डिविडेंड देना है या डिविडेंड नहीं देना है। ठीक है, जनरली जो है, अब आप ये बोलेंगे डिविडेंड देना अच्छा है कि नहीं देना अच्छा है, तो ये डिपेंड करता है कि कई कंपनी कई मानते हैं कि डिविडेंड देना अच्छा है, कहीं डिविडेंड नहीं देना अच्छा है। तो ये भी जो है टू स्कूल ऑफ थॉट्स की तरह है कि कोई हर किसी की अलग अलग थॉट्स रहती है, अलग अलग सोच रहती है। तो जनरली जो है मैंने आपको बता दिया कि गवर्नमेंट जो होती है वो देती है, प्राइवेट वाले थोड़े से कम देते हैं, या फिर अगर देते हैं तो कम परसेंटेज में देते हैं। मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है मैंने आपको बता दिया था। मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है यहाँ पे मैंने दिखाया था कि मार्केट कैपिटलाइजेशन जो होता है वो ये होता है कि एक कंपनी को अगर आपको पूरा खरीदना हो, अगर उसके पूरे सारे शेयर खरीदने हो, तो वो मार्केट कैपिटलाइजेशन कितने रुपए का आपको रहेगा। बट आपको ये रखना, ये भी आपको ध्यान रखना चाहिए कि उसकी एंटरप्राइज वैल्यू क्या है, कि उसमें ऐसा तो नहीं कि जो कंपनी आपने 100 रुपए की खरीदी और उसका 200 रुपए का तो उसके पास में लोन ही हो। तो ये सारी चीजें भी आपके पास में देखना। अगर कोई आपने 100 रुपए की खरीदी उसके बाद में 50 रुपए कैश है तो आपके लिए बेटर होगा, क्योंकि आपको कंपनी 50 रुपए की पड़ गई। ठीक है, तो मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है आपको देखना है कि आप जो है अगर सारे के सारे शेयर्स अगर आप किसी कंपनी के खरीद लें तो वो पूरा मार्केट कैपिटलाइजेशन उस अमाउंट को बताता है कि अभी एक शेयर खरीदोगे तो 1830 का है। नंबर ऑफ शेयर जो है 415 करोड़ है पूरे। अगर आप 415 करोड़ 1830 रुपए में अगर आप खरीदोगे तो वो जो है 7,59,824 करोड़ में आप पूरी की पूरी कंपनी खरीद लोगे। ठीक है, तो ये इसका मतलब होता है। एक्सप्लेनेशन ऑफ इंडाइसेस लाइक निफ्टी 50, सेंसेक्स, S&P 500 एक्सेट्रा, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है ऊपर के उसमें कि इंडाइसेस जो होती हैं वो अलग अलग होती हैं। बहुत सारे इंडाइसेस की लिस्ट है। अगर आप जो है एक बार जस्ट एक गो थ्रू करना चाहते हैं तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि कौन कौन से इंडाइसेस हैं। इंडाइसेस ऑफ NSE। ठीक है, तो ये NSE और BSE ने अलग अलग इंडाइसेस बनाए हुए हैं। तो ये जो है ये आप जाके जो है इनके वेबसाइट में जो है आप जाके चेक कर सकते हो। देखो तो कितने जो है आपको जो है इसमें इंडाइसेस कितने जो है वो आपको यहाँ मिल जाएंगे। देखिए ये सारे जो है इंडेक्स मतलब इंडाइसेस, निफ्टी 50 है, नेक्स्ट 50 है, निफ्टी 100 है, निफ्टी 200, निफ्टी 500 है, मिड कैप 50 है। तो इस तरीके से जो है आपको ये सारा डेटा जो है यहाँ पे आपको दिख जाता है। ठीक है, तो इसके बाद में जो है हाउ टू स्टार्ट इन्वेस्टिंग, ये मैंने आपको ऑलरेडी जो है ये हमने ऑलरेडी कवर कर लिया कि बिगनर को जो है आपको जो है डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट खोलना होता है। आजकल के टाइम में देखो डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट एक ही चीज है, ये अलग अलग नहीं है। हाँ, बट ये रहता है कि जब आप जो है डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट जब आप खोल लेते हो, जो भी मैंने आपको पहले स्क्रीनशॉट आपने लिया होगा वो जो मैंने आपको दिखाया था, उसमें जब आप अकाउंट खोल लेते हो, लेकिन अगर आपको जो है उसमें ऑप्शन एंड फ्यूचर में करना है,
ठीक है, एफएनओ कहते हैं। ऑप्शन इन फ्यूचर को अगर खरीदना बेचना है तो उसके लिए जो है आपको जो है, जब ये अकाउंट खुलाते हो तो आपको रिक्वेस्ट करनी पड़ती है कि मेरे को जो है एफएनओ का भी जो है एक्टिवेशन आप कर दो। तो ये आप डेफिनेटली कर सकते हो। एफएनओ के बारे में जो है एक बाद में जो है डिफरेंट वीडियोस बनाएंगे, उसमें जो है हम डिस्कस कर सकते हैं। तो डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट खोलने के स्टेप्स मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया हुआ है। आपके पास में सेविंग अकाउंट होना चाहिए, उसके बाद में जो है बहुत सारी जो है ऑनलाइन ट्रेडिंग अकाउंट्स खुलवाते हैं, वहां पे जाके आप खुलवा लीजिए, वो लिंक हो जाएगा आपके इसके साथ में। और एक्सचेंजेस के साथ में आपको डिसाइड करना है कि कौन सा स्टॉक खरीदना है, एनएससी में खरीदना है कि बीएससी में खरीदना है। जहाँ पे जनरली जो रहता है प्राइस सेम रहता है। प्राइस अगर आपको कहीं पे सस्ता मिल रहा है तो वहां से आप ले सकते हो। अदरवाइज जो है इसमें जहाँ पे आपका वॉल्यूम ज्यादा हो, जहाँ पे लिक्विडिटी ज्यादा हो, वहां से आपको खरीदना ज्यादा बेटर रहता है। इंपॉर्टेंट ऑफ सेटिंग गोल एंड अंडरस्टैंड रिस्क टॉलरेंस, ये देखो मार्केट में बहुत ज्यादा जरूरी चीज है कि जब कोई भी इन्वेस्टमेंट करते हो तो मेरे हिसाब से जो है आपको जो है अलग अलग इन्वेस्टमेंट जो है अलग अलग थीम, अलग अलग गोल के हिसाब से करनी चाहिए। एक तो जैसे एक एग्जांपल देता हूँ कि जैसे आज जो है अगर आप मैरिज हो तो आपको अपने बच्चे की एजुकेशन के लिए अगर कोई इन्वेस्टमेंट करनी है तो वो 20 साल के लिए करनी है। कौन से फंड में करनी है, कितना जो आपका रिस्क एपिटी है, कितना आपका जो है कितना परसेंट ऑफ रिटर्न, ये हिस्ट्री में दिया है ताकि आप उस हिसाब से प्लान कर लो। अगर आप जो है उसको सेम रखना चाहो तो सेम रख सकते हो, अगर आप थोड़ा कंजर्वेटिव चलना तो 1-2% कम करके उसकी कैलकुलेशन करो, तो इस तरीके से जो है आप उसको रख सकते हो। आपको दोस्तों ये जरूर आपको ध्यान रखना है कि स्टॉक मार्केट जो है ये एक लॉन्ग टर्म जर्नी है फॉर वेल्थ क्रिएशन। शॉर्ट टर्म के लिए जो आप इसमें डेफिनेटली मत करिए। एज पर जो रेगुलेशन डेटा है वो ये कहती है कि जो एफएनओ करते हैं या फिर जो शॉर्ट टर्म मूवमेंट करते हैं, इंट्राडे करते हैं, जो मतलब कि सेम डे खरीदना सेम डे बेचना है, वो 90% जो है वो लॉस करते हैं। सिर्फ 10% जो उसमें प्रॉफिट करते हैं। और उसमें से भी जो है नो प्रॉफिट नो लॉस में जो है 7% रहते हैं। 3% के आसपास में वो होते हैं जो उसमें से प्रॉफिट करके जो है वो अपने घर में लेके जाते हैं। तो परसेंटेज ऑफ जो ट्रेडर्स जो हैं एफएनओ वाले जो हैं वो बहुत कम है। लेकिन अगर वहीं पर आप इन्वेस्टर का देखोगे तो इन्वेस्टर जितने भी हैं, अगर आप 10-20 साल के लिए अगर होल्ड करते हो तो आप डेफिनेटली शेयर मार्केट से काफी अच्छा पैसा बना के जा सकते हो, अच्छा वेल्थ क्रिएशन कर सकते हो। उसको जो आप एसआईपी मोड में चल जाओ, हर महीने जो आपकी सैलरी आती है उसमें से कुछ अमाउंट जो है उसमें डाल के जो है एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की तरफ में जो है उसकी तरफ आप मूवमेंट करो। इंट्रोडक्शन टू फंडामेंटल एंड टेक्निकल एनालिसिस, रिस्क एंड रिवॉर्ड। अब ये जितने भी जो है ये जो पॉइंट है 6 तक हमने कवर कर लिया। ये वीडियो काफी लंबी हो गई है। 7 से लेके जो है 11 तक जो है हम नेक्स्ट वीडियो में इसको कवर करेंगे दोस्तों। ठीक है, तो इसी तरीके से जो है आप मेरी वीडियोस को शेयर, लाइक एंड कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। और इसको जो है आप जो है ये वीडियोस देखिए, अपने फैमिलीज के साथ में शेयर करिए और उनको देखें कि एक बिगनर जो है वो किस तरीके से जो है इस मार्केट में आ सकता है, उसको क्या क्या चीजें देखनी चाहिए। और एक छोटा सा जो हमने जो चीजें बताई हैं वो सारी चीजें जो है आप उनको शेयर कर सकते हैं। ये वीडियो दोस्तों आपको कैसा लगा, इसमें जो अपने शेयर कमेंट्स जो है वो डेफिनेटली करिएगा। इसके अलावा जो है अगर जो है हर वीक जो है मैं एक नए स्टॉक की पूरी स्टडीज, कम्प्रिहेंसिव स्टडीज करता हूँ, तो वो भी आप जो है देखना बिल्कुल ना भूलिएगा। अपने फीडबैक वगैरह दीजिए, अपना प्यार वगैरह दीजिए, लाइक शेयर एंड कमेंट्स करना बिल्कुल ना भूलिएगा। अगर आपके और भी कोई सुझाव हैं तो वो जो है आप मेरे को डालिएगा, वो डेफिनेटली हम उसमें वर्क ऑन करेंगे। तब तक के लिए जो है हम नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे दोस्तों आपके साथ में। तब तक के लिए आई एम साइनिंग ऑफ, टेक केयर, दिस साइड मंथापा।